देखिए पिछली 2 वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, और तैयारी के साथ साथ मैंने बताया है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि दिमाग में जो आपके कचरा भरा पड़ा है उसको निकालना है। फालतू की जो नॉइज़ है, बाहर जो नॉइज़ घूम रही है वो आपको परेशान ना करे। नॉइज़ क्या है मैंने डिस्कस किया था कि कितनी मेरिट जाएगी, लास्ट मेरिट कितनी गई। अभी मेरी 1-2 बच्चे से फिर मेरी बात हुई है, उन्होंने क्या बताया कि सर मार्केट में रूमर चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार मेरिट ऊपर जाएगी, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। दोस्तों आपको इससे फ़र्क क्या पड़ता है मुझे बताइए। अगर कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी इससे फ़र्क क्या पड़ता है आपको? ये सिर्फ आपके दिमाग को ख़राब करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। ऊपर जाएगी तो भी दिक्कत नहीं है, नीचे आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर मेरिट ऊपर जानी है तो आपके मार्क्स उस मेरिट से ऊपर चले जाने हैं, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो मेरिट नीचे आएगी ना, तब भी पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरिट नीचे आएगी लेकिन आपकी तैयारी तो उस लेवल की नहीं है ना, तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे आप, ठीक है। तो फोकस कीजिए आपकी पढ़ाई के ऊपर। जो 2 बुक मैंने बताई इंग्लिश की, वो इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। और उम्मीद है कि उन बुक को कंप्लीट करने के बाद में कोशिश कीजिए जो अगले 2 से 3 महीने जो बचे हैं उसमें उन दोनों बुकों को आप 2 से 3 बार रिपीट कर लें, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी और आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो बात रही आपकी प्रैक्टिस की और मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स की, जिसमें आपके रूल्स समझाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ करके जवाब देने होते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, दूसरा इंग्लिश ग्रामर हो गया और तीसरा आपका वोकैब हो गया। तो ग्रामर वाला तो मिरर ऑफ द कॉमन एरर संभाल लेगी, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन है जैसे कि वोकैबुलरी का और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते 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 आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं बच्चे या जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो जो ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने से उनकी जो शॉर्ट हैंड है वो तो अच्छी होगी, लेकिन साथ साथ उसके उनकी अंग्रेजी की कमांड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली सारा गेम जो है वो रीडिंग का है, रीडिंग और राइटिंग। और आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड के डिक्टेशंस को लिख रहे हैं, तो ये तो आपको उसमें सोने पर सुहागा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और वोकैबुलरी की बात करें तो 5 से लेकर 10 वर्ड डेली बेसिस पर आप याद करना शुरू कर दीजिए। अगर आप वोकैबुलरी के 5 से 10, देखिए जितना आपकी कैपेसिटी है, कम से कम 5 तो रखिए, 5 से 10 नए वर्ड्स को आप आपकी डिक्शनरी में ऐड करते जाइए। एक डायरी बना लीजिए, उसमें 5 से 10 वर्ड उसमें ऐड करते जाइए, जिससे आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा करने से एक दिन में 400 वर्ड नहीं कर रहे हैं, एक दिन में 5 से 10 के बीच में, ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आपको शांत रखना है, पीसफुली रखना है। इसको परेशान करके अगर आपने याद करेंगे तो आपका जब ये पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा तो आप वो जो याद किया है ना वो भी आप एग्जाम के टाइम में ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा और आप उसको भूल जाएंगे, और या फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका बेटर तरीका क्या है कि आपको 5 से 10 वर्ड कम से कम आपको रखने हैं डेली बेसिस के तौर पर, वोकैबुलरी, नए वर्ड्स, पुराने नहीं। अब कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका, कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाना है जब आप शॉर्ट हैंड को, मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि आपकी जो डिक्टेशन पार्ट है उस डिक्टेशन को जब लिखते हैं, डिक्टेशन को लिखने के दौरान और जब टाइप करते हैं और उससे बीच में टाइप करना और लिखना, उसके बीच में जब आप पढ़ते हैं उसको, तो वहाँ पर आप सेंस थोड़ी सी यूज़ कीजिए। जब आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना आपको, आप उसको समझने के लिए पढ़िए। अगर आप ऐसा करके करेंगे, आप इस तरह से पढ़ेंगे उसको, तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी काम करें उसको ईमानदारी से और अच्छे से करें। अगर आप उसको ईमानदारी और अच्छे से करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उसको एक ही बार में क्रैक कर जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो बच्चे टॉप करते हैं और जो बच्चे टॉप नहीं करते हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जो टॉप करते हैं उनका मन भी नहीं करता है पढ़ने के लिए, उनका मन भी मस्ती करने के लिए करता है, लेकिन जो बच्चे टॉप नहीं करते हैं उनका मन भी नहीं करता है पढ़ने के लिए, उनका मन भी करता है मस्ती करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बच्चे टॉप करते हैं वो अपने मन के हिसाब से तो काम करते हैं, लेकिन अपने मन से, अपने टारगेट के हिसाब से भी काम करवाते हैं। कि एग्जाम्पल, उनका पढ़ने का मन नहीं लेकिन वो फिर भी पढ़ने बैठते हैं, इसी कारण से वो सफल होते हैं। और कंटिन्यूस जो प्रैक्टिस होती है
जो आपकी लगातार मेहनत होती है वो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन बच्चे करते गए शुरू के जोश में 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाद में जाकर के उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, और जो परफॉर्मेंस डाउन होती है यही उनको परेशान करती है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको मेहनत कंटिन्यूस करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, लाइव एग्जांपल। बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम आया, कोई कोर्ट का एग्ज़ाम आया तो लीगल मैटर लिखना शुरू कर दिया, कोई पार्लियामेंट का एग्ज़ाम आया 160 का तो उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी, कोई सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम आया तो 110-120 पे लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, एग्ज़ाम चला गया तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया, प्रैक्टिस करनी बंद कर दी उन्होंने। ठीक है, इससे होता क्या है, जब आप कोई एग्ज़ाम आया तो आप ऊपर जाते हैं, एग्ज़ाम के ख़त्म होते फिर आप डाउन चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये शॉर्ट हैंड एक ऐसा फील्ड है, ना केवल शॉर्ट हैंड, जिस भी फील्ड में हम सफलता चाहते हैं उसमें आपको कंटिन्यूस ग्राफ इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना। ये ग्राफ आपका ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप। लेकिन होता क्या है कि ग्राफ तो ऊपर गया, आप ऊपर लेके चले गए, लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, आपका ये ख़त्म हो गया एग्ज़ाम आपका, तो आप ग्राफ को नीचे ले आए। अब इसी कारण से जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखने के बाद नौकरी पर लग गए हैं, आप उनसे देखेंगे कि उनको 5 साल 10 साल हो गए हैं, तो उनको शॉर्ट हैंड लिखना तो छोड़िए, उनको याद भी नहीं है स्टॉक कैसे बनेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे। अभी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था, जो बच्चे एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं एज अ स्टेनोग्राफर, तो वो पीए बनने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी है, मेरे को शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। मैंने उनसे जब सवाल जवाब किए, पता लगा कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दे आर ट्राइंग टू क्रैक लिमिटेड कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है, जो उनके डिपार्टमेंट एग्जाम कराता है ताकि उनको पीए की पोजीशन जल्दी मिल जाए आपको। अच्छा, उसमें एग्जाम की जो स्पीड जो है उसमें 100 आनी है उसमें, लेकिन बच्चों को स्टॉक ही याद नहीं है। तो ये सोचिए ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उनका जो ग्राफ ऐसे चल रहा था उस समय उन्होंने प्रैक्टिस को छोड़ दिया, सिलेक्शन हो गया, छोड़ दिया, अब नीचे आ गया। इस तरह से होता क्या है कि अगर आप इस तरह से इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम इस तरह की जो आप फेस करेंगे वो कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो आपको जीवन में हमेशा कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इंग्लिश के बारे में मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर ही चुका हूँ कि जो इंग्लिश है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। इंग्लिश के 100 मार्क्स जो मिलेंगे आपको 3 पार्ट में मिलेंगे। एक तो वोकैबुलरी, दूसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा आपका ग्रामर। ग्रामर वाला पार्ट तो आपका मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स पूरा कंप्लीट कवर कर लेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप जो शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वोकैबुलरी की मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वोकैबुलरी के लिए आपको 5 से 10 वर्ड आपको डेली अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, एक पर्सनल डायरी बना लीजिए, उसमें 5 से 10 नए वर्ड आपको डेली ऐड करने हैं। और जब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले पिछले वाले जो वर्ड्स हैं उनको आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, रटना नहीं, सिर्फ पढ़ना है। उससे क्या रहा है, जब आप उसको डेली ऐसे करके रिवाइज करेंगे तो आपका वो वोकैब मजबूत रहेगा। और फिर आपके सामने कोई भी का सवाल आ जाए, जब आपके डिक्शनरी या आपकी जो वोकैब की डायरी बनाई उससे सवाल आएगा तो फिर आप उसे कैसे छोड़ेंगे आप उसको। और दूसरा, प्रैक्टिस सेट तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ भी तो रिपीट होंगे वहाँ पर। समझ गए मेरी बात को? इस तरह से आप अंग्रेजी में 100 में से 90+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक शिकायत है कि आप वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। दोस्तों, आपके लाइक, कमेंट और शेयरिंग ये मेरे को मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके जितने डाउट्स हैं ना उनको मैं सॉल्व कर पाऊँगा। बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं, जो मुझे डाउट स्पेसिफिकली मैं चूज़ करके, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे डाउट्स को कवर करूँ और जल्दी से जल्दी इसके बारे में वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी जो टाइम है ना, उस टाइम को मैं भी बर्बाद नहीं करना चाहता। उस एग्ज़ाम के टाइम से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सो दैट आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके अलावा कुछ और डाउट, कुछ और इसमें मिस रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसके बारे में ज़रूर फिर आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा और आपको उसके बारे में अपडेट करूँगा।